प्रोफेसर रविकांत जी, आज का विमर्श बड़ा इंपॉर्टेंट था और आपने दलित चिंतन पे बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, बहुत सारे शोध लिखे हैं और आपने समाज के लिए काम भी किया है। ये जो आग लगी है समाज में, क्या ये चिंगारी कहीं अंदर अंदर भड़क रही थी? कहीं दलित परेशान थे, उपेक्षित थे, उनको लग रहा था ऊंची जातियों ने कब्जा किया है, मंदिरों में उनको नहीं घुसने दिया जा रहा है, उनको अपनी परंपराएं नहीं करने दी जा रही हैं, उन्हें घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जा रहा है, उन्हें उनका सम्मान से नहीं जीने दिया जा रहा। तो ये जो चिंगारी लगाई है स्वामी प्रसाद मौर्य ने और ये बढ़ रही है, क्या ये 2024 में कोई बड़ा विस्फोट कर सकती है? देखिए संजय जी, दलित तो लगातार अपने अधिकारों के लिए जद्दोजहद कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और इसीलिए मारा भी जा रहा है। महोबा में एक दलित घोड़े पर नहीं बैठ पाता है तो भी उसने संघर्ष किया। वो ऊना में जहां पर 7 लोगों को नंगा करके पीटा जा रहा था तो वहां पे आवाज उठाई गई। तो ऐसे ही या तमिलनाडु में 80 साल के बाद अगर किसी गांव के मंदिर में दलितों ने प्रवेश किया तो वो ऐसे नहीं हो गया, उसके लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। वो तो जन्म जन्मांतर संघर्ष करता आ रहा है। समस्या ओबीसी की थी, जिसे शूद्र कहा जाता है। एक तो कई बार हम लोग ये कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, शूद्र जो है वो दलित नहीं है। शूद्र संवैधानिक दृष्टि से वो ओबीसी है। जिसको आज दलित कहा जाता है वो वहां एससी है। तो ओबीसी जो था उसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उसमें हिंदुत्व को बड़ा तेजी से प्रभावित किया था। वो बात अलग है कि दलितों में भी ये हुआ। मसलन 2002 के जो गोधरा के बाद के जो दंगे हैं उसका पोस्टर बॉय एक दलित ही था, जो मोची था वहां का। लेकिन जो बीजेपी का जो वोटर है वो दरअसल ओबीसी है और वही आपको कांवड़ यात्रा में दिखाई देगा, वही मंदिरों में लंबी लंबी लाइन लगाते हुए दिखाई पड़ेगा। अब आज उसको समझ में आ रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 साल से चल रही, यहां योगी जी की सरकार 6 साल होने को है, तब उसको समझ में आ रहा है कि प्रतापगढ़ में पटेलों का पूरा गांव वहां पर घेर करके पटेलों को पीटा गया। अब उसको समझ में आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वो शूद्र हैं। या अखिलेश यादव का जब घर गंगा जल से धुलवाया गया था तब भी उनको एहसास नहीं हुआ था कि वो शूद्र हैं। माने उनकी नजर में जो आज के सत्ताधीश हैं वो दरअसल संविधान के अनुसार वो मनुष्य और इस देश के नागरिक नहीं रहना चाहते। वो सदियों से चली आ रही जो सामाजिक व्यवस्था है वो उसके अनुसार वो शोषक तबके में अपने आप को रखना चाहते हैं। वो अगड़े बने रहना चाहते हैं और इसलिए जो भी शूद्र है और जो दलित है, माने उसी भाषा में, वो उसको उसी ढंग से रखना भी चाहते हैं। लेकिन ये जो 75 साल का जो लोकतंत्र का समय है, इसने उन समाजों को जो सलाहियत दी है, जो लोकतंत्र के प्रति, नागरिकता के बोध के प्रति, वोटर के अधिकार के प्रति और जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं उसके प्रति जो जागरूकता पैदा की है, अब वो फिर से खड़ा हो रहा है उस सम्मान के लिए, उस स्वाभिमान के लिए, उन संवैधानिक अधिकारों के लिए और साथ ही साथ अपनी हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व के लिए। और इसीलिए मैं समझता हूं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो या अखिलेश यादव हो, ये मजबूरी में आकर के ये बोल पाते हैं कि साहब हम तो शूद्र हैं और शूद्र की जो व्यवस्था रही है उस व्यवस्था के अनुसार ये सरकार काम कर रही है। सवाल ये है कि इसके पहले क्यों ये सवाल नहीं उठा था। तुलसीदास की रामचरितमानस पर आज से नहीं, आजादी के पहले से डिस्कोर्स होता रहा है। चाहे उसमें मार्क्सवादी आलोचक रहे हों, राष्ट्रवादी आलोचक रहे हों या बहुजन आलोचक रहे हों, वो लगातार सवाल उठाते रहे। वो 16वीं सदी की रचना है, एक साहित्यिक रचना है, ठीक वैसे ही साहित्यिक रचना है जैसे और 300 रामायण है। वो ठीक वैसे ही साहित्यिक रचना है जैसे कृष्ण कथा के आधार पर सूरसागर है, जैसे जायसी का पद्मावत है, जैसे कबीर का बीजक है। ये ठीक वैसे ही रचना है। लेकिन जो लोग इस देश में धर्म की अफीम बांटना चाहते हैं वो राम कथा में रामचरितमानस का पाठ करते हैं और उसमें पाठ क्या करते हैं, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। तो
अब जो कुम्हार, तेली है, कोल है, किरात है, वो क्या इन अल्फाजों को सुनेगा? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जीव स्वतंत्र हुई बिगड़ई नारी। ये जो सवाल, या पूज्य विप्र सकल गुण ही ना शूद्र ना गुण ज्ञान प्रवीणा, माने जो ब्राह्मण है वो नालायक हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, लेकिन फिर भी पूज्य है। जो शूद्र है वो ज्ञानवान हो, विवेकशील हो, फिर भी पूजनीय नहीं हो सकता है। ये जो तुलसी ने लिखा है, इस पर बौद्धिक बहस होती रही है, साहित्यिक बहस होती रही है। इसको राजनीति के केंद्र में मुझे लगता है कि लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। और ये क्यों कहा गया? क्योंकि जो सत्ता है, उस सत्ता का प्रोत्साहन पाकर के जो वर्चस्वशाली समाज की ताकतें हैं, वे दुर्व्यवहार कर रही हैं। जब वे दुर्व्यवहार कर रही हैं, तो फिर चुनौती उन्हीं वर्चस्वशाली ताकतों को ये है रामचरितमानस के जरिए, और इसीलिए वो सवाल खड़ा किया जा रहा है। वो सवाल राजनीति का मुझे नहीं लगता है कि वो हो सकता था, लेकिन चूंकि समाज में इस तरह से व्यवहार होने लगा है कि जहां जाति के नाम पर गाली दी जा रही हो, वो बात अलग है कि तुलसी के शब्दों में न दी जा रही हो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी उनको ना कहा जा रहा हो, लेकिन जिन जिन शब्दों में उनको नवाजा जाता है वो क्या हम लोग नहीं जानते हैं। चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे खेत पर वो मजदूर हो, चाहे सड़क पर जाने वाला कोई व्यक्ति हो, उसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल होता है, औरतों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल होता है, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते। ये जो आवाज है वो उन्हीं वर्चस्वशाली ताकतों के सामने खड़ी हुई है कि जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं और इस देश में जो वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित करना चाहते थे, जिसको भारत के संविधान ने 26 जनवरी 1950 को जिस दिन ये लागू हुआ, उस दिन से एक झटके में जो हजारों साल से चली आ रही व्यवस्था थी वो खत्म होकर के इस देश में समता स्थापित हो गई सैद्धांतिक रूप से। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जिस बात को कहा था कि अगर सामाजिक समता और आर्थिक समता स्थापित नहीं हुई तो ये लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। एक और बात उन्होंने कही थी उसी संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में, उन्होंने कहा था कि ये जो शोषित समाज है, ये शोषण होते होते ये थक चुका है और अब ये सत्ता में जाना चाहता है। अगर इसके हाथ में सत्ता नहीं आती है तो फिर ये विद्रोह करेगा, और जो हमला अभी हुआ है पिछले 7-8 साल में, मुझे लगता है कि ये विद्रोह की स्थिति में पहुंच गया है ये समाज। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य हो या अखिलेश यादव हो, जो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब उनको याद आ रहा है कि जब मंदिर में नहीं जाने दिया गया, मंदिर में विरोध किया गया, तब उनको याद आया कि हमारे घर को भी धोया गया था। तो इसलिए ये जो शोषित समाज है, जिसको बार बार याद दिलाया जा रहा है कि तुम क्या हो, ये याद दिलाया जा रहा है और सीधे तौर पर लाठी से उसको हाँका जा रहा है कि नहीं तुम्हारी तो औकात यही है, यही कहा जाता है। इसलिए आज वो विद्रोह पर उतारू है और वो राजनीति में, क्योंकि राजनीति बदलाव का सबसे बड़ा वाहक है, इसलिए वो राजनीति में भी दिख रहा है। और ये जो गोलबंदी हो रही है वो निश्चित तौर पर 24 को ध्यान में रख करके हो रही है, और इसके जो भी परिणाम सुपरिणाम होंगे वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। अभी हालांकि वक्त बहुत है, 1 साल का वक्त है, इस देखिए इस पक्ष पर और क्या क्या चीजें होती